Good morning, everyone. We are right on the second types of questions. That is, when there is a single drawer and multiple drawings. Single drawer and multiple drawings means I am a drawer and I have drawn multiple bills on multiple parties. Example. Suppose example. Mr. A has drawn bill on B, right? Bill on C, bill on D, bill on E, and suppose F has drawn bill on A, like this, multiple transactions. So one drawer, multiple drawings, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, one drawer and multiple drawings. This is one type of question, or right, I can say, right, bills are drawn by multiple drawers. That is, right, one drawee and multiple, right, one drawer and multiple drawings. Oh, sorry, drawers. So A is a drawer. He has drawn bill on B, C, D, and E. So one drawer, multiple drawings. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ठीक है. One drawer and multiple drawings. A has drawn bill on multiple drawings. So हमें उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? एक्चुअली हमें पूरा नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें पूरा करना भी नहीं है, हमें क्या करना है, खाली they have asked us to pass a specific entries. Or suppose F has drawn bill on A, G has drawn a bill on F, H has drawn bill on A, I has drawn bill on I. ऐसे राइट कॉम्बिनेशन रहेगा. अभी तक हम क्या कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, देयर आर सिंगल ड्रॉवर एंड सिंगल ड्रॉवी. अभी तक के कोई भी क्वेश्चन देखो ना आपके, लाइक सागर हैज ड्रॉन बिल ऑन प्रसाद. सो वन ड्रॉवर वन ड्रॉवी, कोई भी ट्रांजैक्शन देखो लाइक दिस, राइट. बी हैज ड्रॉन बिल ऑन डी, बद्री हैज ड्रॉन बिल ऑन शायद दीनू, ऐसे कोई तो नाम थे उनके. सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉवी, एवरी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन उठाओ, राइट. अभी तक हमने जितने सॉल्व किए. के हैज ड्रॉन ए बिल ऑन एम. So single drawer, single drawing. Now, right, we have to deal. Concept is the same. Concept अलग नहीं है. ये पहले समझ लो. Right, वही है. The person who draws the bill is a drawer, and the person on whom bill is drawn is a drawee. जिसने bill draw किया है, उसके लिए वो bill receivable रहता है, या the person who receives the bill, उसके लिए वो bill receivable रहता है, and the person who accepts the bill, उसके लिए वो bills payable रहता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. सो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, समझ में आ रहा है. सो इन दिस ट्रांजैक्शन, या ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ए एज कंपेयर टू, राइट, बी, सी, डी एंड ई. यहां पे ए इज ए ड्रॉवर, सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉविंग्स. समझ में आ रहा है. एंड सेकंड, ए as compared to, right, F, G, H and I. A is a single drawee, there are multiple drawers. तो ऐसे केसेस में A को क्या है, A will accept the bill. ये तो बहुत सिंपल हो गया. 4 बिल ड्रॉ हुए सपोज एक केस पे. A will accept the bill and A will honor or dishonor the bills on due date. A को कुछ ज्यादा नहीं है.
सो जनरली अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ये वाले रहेंगे, one drawer and multiple drawers. Like A is a drawer, B, C, D, and E, yellow वाले are drawers because A will have multiple options. Like एक बिल के साथ A डिस्काउंट कर सकता है, दूसरे बिल के साथ वो इंडोर्स कर सकता है, तीसरे बिल को वो कलेक्शन के लिए भेज सकता है, फोर्थ बिल को वो खुद के पास रख सकता है, राइट? एज राइट ही विल रिटेन द बिल. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. सो जनरली अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली इफ यू टेक द क्वेश्चंस, आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉविंग्स, एंड हमें ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास करनी होगी. ठीक है. दूसरा, yes, a person can be drawer with respect to one bill, a person can be drawee with respect to another bill. Yes. जैसे एक person can be a father at the same time he is a son, right? आपके पापा किसी के son है और वो आपके पापा भी है. So a person plays a dual role. A person can be debtor at the same time creditor. समझ में आ रहा है? किसी के लिए डेटर रहेगा तो किसी के लिए वो क्रेडिटर रहेगा. सो इफ आई हैव ड्रॉन ए बिल, आई एम ए ड्रॉवर फॉर दैट बिल, एंड इफ आई एक्सेप्टेड ए बिल, आई एम ड्रॉवी फॉर द सेम बिल. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. ठीक है. आगे का बोलो, ध्यान देना. सो बट अगर आप ये वाले ट्रांजैक्शन देखते हो, वन ड्रॉवी एंड मल्टीपल ड्रॉवर्स, सो इन दैट केस ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज बहुत लिमिटेड हो जाएंगी. एक्सेप्ट द बिल, ऑनर या डिसऑनर द बिल, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. जनरली अब क्वेश्चन देखोगे, इफ यू चेक द क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पार्ट पे मिलेंगे, इसलिए हेडिंग भी आपको बहुत जगह पे मिलेगी टेक्स्ट बुक में वगैरह कि वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉविंग्स. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे राइट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर, बिकॉज एग्जांपल 4 बिल है तो 4 बिल के साथ 4 एक्शंस ले सकते हैं. एग्जामिनर कैन आस्क यू 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बट अगर ये वाले क्वेश्चंस है वन ड्रॉवी and multiple drawers, in that case try to understand, right? हमें किसके बुक्स में एंट्री करनी होगी, ड्रॉवी के बुक्स में. किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बुक्स में एंट्री करनी होगी ना, तो ड्रॉवी के बुक्स में ऑप्शन क्या है, ऑनर या डिसऑनर, दैट्स इट, एक्सेप्ट ऑनर और डिसऑनर. तो यहाँ पे एग्जामिनर को स्कोप नहीं रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए. सो जो भी स्कोप है एग्जाम में ये वाला रहेगा, एंड देयरफॉर ये क्वेश्चंस आपको जनरली ज्यादा मिलेंगे, ये वाले, सॉरी. ठीक है. इसको मैं ठीक से हाईलाइट करता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. ये मैं उनको ऐसे बोलता हूँ एबीसीडी टाइप वाले क्वेश्चंस, वो जल्दी बच्चों को समझ में आता है. अगर मैं बोलने स्टार्ट कर दूं वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवर्स, बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे, सर क्या बोल रहे हो आप. बट अगर वही मैं बोलता हूँ एबीसीडी टाइप वाले क्वेश्चन, तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. सो अब हमें समझना है, राइट, वो वाले क्वेश्चंस जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड दोस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. बिकॉज हमें पूरी स्टोरी नहीं बनानी होती है, हमें खाली क्या करना होता है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी होती है. आपको देख के समझ में आ जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. ऑब्वियसली, राइट, यू मस्ट अंडरस्टैंड. बिफोर दैट आई विल जस्ट रिवाइज इन शॉर्ट, राइट, क्या होता था, बिकॉज वो एकदम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है. एक हमारा बायर होता था और एक हमारा सेलर होता था, बायर एंड सेलर. एंड इनके बीच में कौन सा ट्रांजैक्शन होता था, क्रेडिट. बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन में रिलेशनशिप बायर एंड सेलर की होती है, वहां पे रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, बिकॉज सेटलमेंट तभी आ जाती है. However, right, however, in case of, right, however, in case of credit transactions, however, in case of credit transactions, seller बन जाता है आपका creditor, because credit transactions make seller as a creditor and buyer as a debtor. Buyer as a debtor. ठीक है. आगे जनरली हम 11 तक ये सीखते थे कि सेलर क्रेडिटर है, बायर डेटर है फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड बाद में बायर उसको पे करेगा. बट 12th में हम उसको एक और आगे स्टेप जा रहे हैं, जिसमें द क्रेडिटर विल ड्रॉ बिल ऑन डेटर एंड डेटर विल एक्सेप्ट द बिल एंड गिव बैक टू हुम, सेलर. राइट. इन दैट केस यही क्रेडिटर ड्रॉवर बन जाता है एंड बायर या डेटर ड्रॉवी बन जाता है. बराबर.
ड्रॉवर के लिए दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए वो बिल क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। एंड ड्रॉवी के लिए वो बिल क्या बन जाता है, बिल्स पेएबल। ड्रॉवर हैज टू रिकवर द मनी अगेंस्ट दैट बिल, वो असेट है इसलिए बिल्स रिसीवेबल शोन ऑन असेट, राइट। बिल्स पेएबल शोज ए लायबिलिटी कि मुझे उस बिल के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ड्रॉवर के पास, ठीक है, ड्रॉवर के पास उस बिल के लिए कितने ऑप्शंस होते थे, राइट, 4 ऑप्शंस होते थे। एक बिल के साथ उसके पास मैक्सिमम 4 ऑप्शंस होते थे। एक, ही कैन रिटेन टिल द ड्यू डेट, रिटेंशन। दूसरा होता था ही कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, यस, डिस्काउंटिंग। तीसरा, he can endorse, he can use that bill in settlement of his dues, endorse to his creditor, endorsement। or he may appoint bank as an collection agent, bill sent for collection। बराबर है। आगे, drawee has 2 options। once drawee accept the bill, drawee has 2 options। one, honor, दूसरा dishonor। ऑनर में भी 2 ऑप्शंस थे, ऑनर बिफोर द ड्यू डेट रिटायरमेंट, ऑनर ऑन ड्यू डेट इज ऑनर में बिफोर द ड्यू डेट रहेगा, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, ऑनर बिफोर ड्यू डेट, रिटायरमेंट उसमें उसको रिबेट मिलता है, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। दिस वाज ऑल द पिक्चर, ये पूरा पिक्चर है आपका, पूरे समरी है, ठीक है, किसके पास क्या ऑप्शंस है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ड्रॉवी बिल ऑनर करता है तो रिन्यूअल या इंसॉल्वेंसी का कोई सवाल नहीं, बट अगर ड्रॉवी बिल डिसऑनर करता है तो ड्रॉवर के बुक्स में 4 एंट्रीज आते थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिकॉज अभी ये हमें बहुत बार करना पड़ेगा, हमने किया है मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान देना। सो एंट्रीज, रिन्यूअल के एंट्रीज लिखता हूं मैं सिंपल वर्ड्स में, रिन्यूअल मैं कंबाइन एंट्रीज लिख रहा हूं, ठीक है, एक ही साथ सब रिन्यूअल एंट्रीज। ड्रॉवर के बुक्स में, मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना, ड्रॉवर के बुक्स में एंड ड्रॉवी के बुक्स में, ठीक है। फर्स्ट, रिन्यू करना है तो पहले डिसऑनर करना होगा ऑफ बिल, एंट्री आएगी। ड्रॉवर हमेशा किसको डेबिट करेगा, जिसने उसको बिल दिया, किसने बिल दिया था, ड्रॉवी ने, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। 2, bills receivable if bill is written, और डिस्काउंट क्या होगा, टू बैंक, और क्योंकि ड्रॉवर के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और 2, अगर एंडोर्स किया होगा टू क्रेडिटर और एंडोर्सी, और 2, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चारों में से एक, समझ में आ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड जो बिल डिसऑनर है उसके साथ क्या हुआ था। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जिसने मुझे बिल दिया मैं उसको डेबिट करूंगा, बिकॉज वो बिल डिसऑनर होने पे मुझे उससे फिर से लेना पड़ेगा पैसा, तो वो मेरा डेटर हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट। एंड मैंने जिसको बिल दिया था मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। लाइक एग्जाम्पल, राइट, ड्रॉवी ने जब मुझे बिल दिया था तब बोला कि अपना रिलेशन खत्म हो गया, आई विल पे अगेंस्ट दिस बिल टू एनीवन हु प्रेजेंट मी द बिल। अब हमें, हमारे लिए वो ड्रॉवी रहा नहीं था, हमारे लिए डेटर नहीं रहा था, हमारे लिए ड्रॉवी बन चुका था वो। बट अगर वो डिसऑनर करता है तो हमें उसको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। अगर बिल कलेक्शन के लिए, लाइक बिल आपके पास ही होगा तो बिल्स रिसीवेबल विल बी शोइंग डेबिट बैलेंस, अब उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज डिसऑनर होने पे उसको कैंसिल करना होगा। अगर हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया होगा तो बैंक हमें डेबिट करेगी,
हमसे वो पैसा रिकवर करेगी, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे हमारी इधर। अगर हमने हमारे क्रेडिटर को बिल इंडोर्स किया था, तब हमने बोला था भाई बिल ऑनर होने पे हमें तुझे पे करने की जरूरत नहीं, बट डिसऑनर होने पे तू हमारा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, हम तुझे फिर से पे करेंगे, तो इसलिए उसको क्रेडिटर करने के लिए हम उसको फिर से क्रेडिट कर रहे हैं। एंड अगर हमने कलेक्शन के लिए दिया होगा, एक अकाउंट टेम्पररी अकाउंट हम ओपन करके रखते थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, सो इस चारों में से एक होगा, एक बिल के लिए एक ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नंबर 2, राइट, एंट्री आती है नोटिंग चार्जेस। एंड आपने देखा होगा नोटिंग चार्जेस आर नॉट मैंडेटरी, जहां जहां पे नोटिंग चार्जेस है तब हम एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस। सेम, किससे रिकवर करना होगा? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, ड्रॉवी। रिकवर किसी से रिकवर करना मतलब उसको डेबिट करना, हमेशा याद रखना, ड्रॉवी, अकाउंट डेबिट। 2, अगर आपने बिल खुद के पास रखा होगा, यू आर द ओनर, एंड आपको आपके जेब में से नोटिंग चार्जेस पे करने होंगे टू कैश, ओनर पेज द नोटिंग चार्जेस। और अगर आपने बिल डिस्काउंट किया होगा, तो बैंक इज द ओनर, बैंक विल पे नोटिंग चार्जेस, बैंक विल रिकवर फ्रॉम यू, यू विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी। सो टू बैंक, बैंक आपसे रिकवर करेगी मतलब बैंक आपको डेबिट करेगी, पासबुक में डेबिट दिखेगा तो आप कैश बुक में क्रेडिट कर रहे हो। और 2, अगर आपने बिल एंडोर्स किया होगा, तो आपने एंडोर्सी को ओनर किया था बिल का, he will pay the noting charges, he will recover from you, and you will recover from ड्रॉवी। तो अब एंडोर्सी को क्रेडिट करना होगा, बिकॉज हमें उसको पे करना है नोटिंग चार्जेस एज वेल, इसलिए टू एंडोर्सी। और अगर हमने ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा था, तो ओनर हम ही होते हैं, खाली बैंक के पास पोजीशन रहता है, उसको बोलते हैं टू, हम ही पे करेंगे, इसलिए टू कैश। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द डिसऑनर, राइट, नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी। नंबर 3, दैट एवरीबडी नोज, जब रिन्यू हो रहा है तो वी एक्सटेंड द पीरियड, हम उसको इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट चार्ज्ड। हम ये इंटरेस्ट किसको लगाते हैं? ड्रॉवी को लगाते हैं। कौन से अमाउंट पे लगाते हैं? अनपेड अमाउंट पे लगाते हैं। जितना का बिल था उसमें से वो जितना हमें कैश में दे रहा है, वो छोड़ के जो बाकी रहेगा, जो नया बिल में आएगा, उसमें हम इंटरेस्ट लगाते हैं। नोटिंग चार्जेस पे कभी भी इंटरेस्ट लगाते नहीं है, मैंने बहुत बार समझाया। ठीक है, नेक्स्ट, सो अनपेड अमाउंट पे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए क्या किया जाता है? राइट, इंटरेस्ट लगाया जाता है। आगे नेक्स्ट, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री आती है, फिर से ड्रॉवी को डेबिट। देखो हम ड्रॉवी को डेबिट करें 3 बार, किसी को डेबिट करना मतलब उससे हमें उतना रिकवर करना है, उतना हम उसको डेटर दिखा रहे हैं। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। 2, इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, किसी आपका फ्रेंड ने आपको पैसे दिए, राइट, तो वो क्या बोलता है कि राइट, मैं तुझे डेबिट करूंगा। सपोज आपको किसी फ्रेंड ने आपको पैसे दिए, लाइक उसने आपके लिए एक्सपेंस किए वगैरह, राइट, आप मूवी देखने गए और उसने टिकट निकाला, वो बोलता है मैं तुझे डेबिट करूंगा। डेबिट करूंगा मतलब मैं तुझसे रिकवरेबल दिखाऊंगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है, मैं तुझे क्रेडिट करता हूँ, मैं तुझे पेएबल दिखाऊंगा। मैं किसी को डेबिट कर रहा हूं मतलब मैं उसको उससे रिकवरेबल दिखा रहा हूं, या मैं किसी को क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं उसको पेएबल दिखा रहा हूं, लाइक दैट, थिंक इन दैट वे। ठीक है, सो ड्रॉवी को डेबिट कर रहे मतलब ड्रॉवी से रिकवरेबल दिखा रहे इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ, तो हमें उनसे 3 चीजें लेनी होती है। एक, दिस इज फॉर द बिल अमाउंट, ये एंट्री बिल अमाउंट से होती है ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाली एंट्री नोटिंग चार्जेस होती है। एंड आपने अभी तक देखे नोटिंग चार्जेस इज नॉट मैंडेटरी एज सच। ठीक है,
but it is always advisable to get the dishonor, right, noted on your fact of the dishonor noted on your bill, because वो evidence बोल के यूज कर सकते हैं आप बाद में, and this is for interest. तो हमें उनसे तीन चीजें लेनी होती है, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, और फिर सेटलमेंट होगी. ही मे गिव सम कैश, ही मे गिव चेक, ही मे गिव बिल, जो भी सेटलमेंट रहेगी. सो फिर नोटिंग चार्जेस कभी कैश में आ सकते हैं, कभी बिल में आ सकते हैं, इंटरेस्ट कैश में आ सकता है या बिल में आ सकता है, एज द केस में भी, या कुछ कैश जीरो आ जाएगी, पूरा का पूरा बिल में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? जो भी रहेगा. नाउ वी हैव सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो हमें अब पता है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है. तो एंट्री आएगी, सेटलमेंट की एंट्री आएगी, वी विल रिसीव कैश फ्रॉम हिम और वी विल रिसीव चेक फ्रॉम हिम, डेबिट. ठीक है, सो दिस इज सेटलमेंट एंट्री. राइट, लेट्स सी. सो सेटलमेंट, दिस इज द सेटलमेंट एंट्री. ठीक है, देन रिमेनिंग अमाउंट का नया बिल आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, सो दिस इज द सेटलमेंट. ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज बहुत सिंपल है. डिसऑनर के टाइम ड्रॉवी जो एक्सेप्टेंस की एंट्री थी उसको रिवर्स करेगा, एक्सेप्टेंस की जो एंट्री थी उसको क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा. सो क्या एंट्री आएगी, ध्यान देना. एंट्री आएगी फर्स्ट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. उसके बुक्स में बिल्स पेएबल क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होती है ना, तो अब उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कैंसिल कर देगा. टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, ऑनर होता है तो कैश, अगर डिसऑनर होता है तो रहेगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, बिल अमाउंट के लिए. देन दिस एंट्रीज फॉर बिल अमाउंट. ड्रॉवर ने बिल के साथ किया, उसको कोई लेना देना नहीं. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. ड्रॉवर ने बिल के साथ किया है, कोई लेना देना नहीं. ठीक है, देन नेक्स्ट बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर. नेक्स्ट नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अगेन हूं, ड्रॉवर. व्हाई, बिकॉज हमें ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा, सेम फॉर द नोटिंग चार्जेस. फिर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट फॉर द इंटरेस्ट. एंड बाद में सेटलमेंट आएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट. आप जितना पॉसिबल है उतनी कैश दोगे या आप चेक दोगे. इस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता. ठीक है, देन रिमेनिंग अमाउंट का आप क्या दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे टू बिल्स पेएबल. दिस इज न्यू बिल. ठीक है, दीज आर द एंट्रीज. सो ये मैंने राइट मैंने रिवाइज किया, उसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि ये इतना क्लियर होना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. एंड इसको रिवाइज करने का पर्पज है कि राइट, आई नो कि बहुत लोगों को आता है, फिर भी देयर आर सम स्टूडेंट हु मे गेट कंफ्यूज. देखो, जब ड्रॉवर ड्रॉवी को डेबिट कर रहा है, ड्रॉवी ड्रॉवर को क्रेडिट कर रहा है. फर्स्ट एंट्री में ड्रॉवर ने डेबिट किया ड्रॉवी को, इसलिए ड्रॉवी ने क्रेडिट किया ड्रॉवर को. सेकंड एंट्री में भी सेम, थर्ड एंट्री में भी सेम. एंड सेटलमेंट के टाइम ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्रेडिट किया, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को डेबिट किया. ऑब्वियसली बराबर है, समझ में आ रहा है. सो थोड़ा सोचो, सोचने पे यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है, सो अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आई विल टेक क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व देम. ठीक है,
एंड अगर एग्जाम में यू गेट सच क्वेश्चंस तो आपकी चांदी है, मैं बोलता हूं, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। सो आते भी एग्जाम में, ऐसे नहीं है, ठीक है। करें स्टार्ट। वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, दूसरी बात, ठीक है। ध्यान देना। Journalize the following bill transactions in the books of Govinda as on 16th November 2011. All these A 1, 2, 3, 4, all the four transactions are of Govinda. All these four transactions are of Govinda, ठीक है। तो हम वो करेंगे अभी आगे, नेक्स्ट, ठीक है। आगे सो हमें गोविंदा के पॉइंट ऑफ से एंट्रीज करनी है। ऑल दिस ट्रांजेक्शन ऑन सिंगल डे। मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन ठीक से समझाऊंगा, फिर अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, गोविंदा के लिए हमें एंट्रीज करनी है। किसके लिए एंट्रीज करनी है? गोविंदा के लिए। कृष्णास एक्सेप्टेंस टू गोविंदा ₹9,600। कृष्णास एक्सेप्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन में। कृष्णास एक्सेप्टेंस, कृष्णा का एक्सेप्टेंस, कृष्णा के लिए बिल्स पेबल होगा, कृष्णा छोड़ के बाकी सब के लिए बिल्स रिसेबल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेबल फॉर मी, मेरे छोड़ के बाकी सब के लिए वो बिल्स रिसेबल होगा। बट जब वो घूम फिर के मेरे पास आएगा तब मेरे लिए वो बिल्स रिसेबल भी हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एज एक्सेप्टेंस, अगर ऐसे लिखा गया है वर्डिंग एज एक्सेप्टेंस, मतलब ए के लिए वो बिल्स पेएबल होगा, फिर बी सी डी ई बैंक कुछ भी हो, इन सब के लिए यही एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है? बिल्स रिसेबल। बी छोड़ के बाकी, ए छोड़ के बाकी सब के लिए वो क्या हो जाता है? बिल्स रिसेबल। एज एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेएबल फॉर ए, बाकी सब के लिए क्या रहेगा? बिल्स रिसेबल रहेगा। बट ए ने एक्सेप्ट करके बी को दिया, बी के लिए बिल्स रिसेबल कम्स इन, बाद में उसने सी को दिया, बिल्स रिसेबल गोज आउट, सी को बिल आ गया, एंडोर्समेंट हो गया ना, बिल्स रिसेबल कम्स इन, देन बिल्स रिसेबल गोज आउट। डी, बिल्स रिसेबल कम्स इन, बिल्स रिसेबल गोज आउट, एंड डी बाद में किसको देता है एक्सेप्टेंस? सपोज ए को देता है, तब जाके ए को वो बिल्स रिसेबल बनेगा। सो ए के लिए पहले ही वो बिल्स पेएबल है, और बाद में जब बिल घूम के आ गया तो बिल्स रिसेबल कम्स इन। तो ए के हाथ में एक्चुअली बिल के दो कॉपीज बनते थे, बराबर। एक ए के पास रहती थी और दूसरे बी के पास। डी ने वो सी को दी, सी ने वो डी को दी, डी ने ई को दी, और ई ने फिर वो किसको दे दी? ए, राइट। ए को प्रेजेंट नहीं किया उसने, बिल एंडोर्स किया है। सो ए के पास एक बिल्स पेएबल भी है और वही बिल्स रिसेबल भी है, असेट भी है, लाइबिलिटी भी है। तो वो कैंसिल कर देगा, पहले बिल लेगा, ए के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट क्रेडिट, ई एंडोर्स द बिल टू हुम? ए। ई डज नॉट प्रेजेंटेड द बिल टू ए, राइट, ई एंडोर्स्ड, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट। तो ए के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसेबल टू ई, एंड फिर वो बिल्स रिसेबल बिल्स पेएबल को एक दूसरे का अगेंस्ट नॉक ऑफ कर देगा, बिकॉज सेम असेट एंड सेम लाइबिलिटी नहीं रखनी चाहिए बैलेंस शीट में, राइट। उसको कैंसिल कर दो, बिकॉज वही लाइबिलिटी में भी है, वही असेट में भी है, तो एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसेबल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, एक द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल, उसके लिए वो बिल हमेशा बिल्स पेएबल रहेगा, बाकी सबके लिए क्या रहेगा? बिल्स रिसेबल रहेगा। ऑन सिमिलर बेसिस, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में कृष्णाज एक्सेप्टेंस, जब भी ऐसे लिखा है कृष्णाज एक्सेप्टेंस, तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर कृष्णा इट इज, राइट, फॉर कृष्णा इट इज बिल्स पेएबल, कृष्णा छोड़ के बाकी सबके लिए, राइट, कृष्णा छोड़ के बाकी सबके लिए वो बिल क्या है? बिल्स रिसेबल है, ठीक है। लेट्स सी,
ठीक है. सो कृष्णा एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेबल फॉर कृष्णा, गोविंदा या किसी और के लिए बिल्स रिसीवेबल देगा. कृष्णा एक्सेप्टेंस टू गोविंदा रुपीज 9600 retired 1 month before the due date at a rebate of 12%. So ध्यान देना, फर्स्ट कृष्णा ने गोविंदा को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, 9600 का बिल था, वो 1 मंथ पहले रिटायर हुआ तो रिबेट मिलेगा, 1 मंथ अर्ली पेमेंट हुआ है. 9600 का 12% रेट ऑफ रिबेट फॉर 1 मंथ, 1/12. 96 रुपीज का रिबेट मिलेगा. कृष्णा विल सेटल द बिल, कृष्णा विल ऑनर द बिल बट एट ए रिबेट ऑफ 96. हमें किसके लिए एंट्री पास करनी? गोविंदा. तो गोविंदा के बुक्स में एंट्री आएगी, ध्यान देना, गोविंदा के बुक्स में एंट्री आ जाएगी. मैं यहां पे लिखता हूं जर्नल इन द बुक्स ऑफ गोविंदा, इन द बुक्स ऑफ गोविंदा. जर्नल कैसे लिखना है, आंसर ध्यान देना, ठीक है. जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, राइट. आपका एलएफ कॉलम, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है. तो यहाँ पे डेट, पहले डेट के इसमें आएगी, एक ही डेट है, उन्होंने बोला है ऑन 16 नवंबर 2011, 2011 नवंबर 16, फिर उसमें 1, ठीक है. बिल रिटायर हो गया, गोविंदा रिसीव्ड द कैश, राइट, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल ऑनर हो जाएगा ना. कृष्णा पे करेगा, गोविंदा रिसीव करेगा. सो गोविंदा के बुक्स में आएगी कैश अकाउंट डेबिट, उसको रिबेट देना होगा, रिबेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कम मिलेगा ना उतना, डिस्काउंट जैसे. 2 कृष्णा नहीं, 2 बिल्स रिसीवेबल ऑनर, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. बिल था 9600 का, इस पे 96 रुपीज का क्या देना पड़ा? रिबेट. सो 9600 में से 96 रुपीज नहीं आएंगे, मतलब कितने आ जाएंगे? 9504. बीइंग Krishna's acceptance retired 1 month before the due date. Being Krishna's acceptance retired 1 month before the due date. आगे करे कंटिन्यू. Let's see. Perfect. Sir, but 1 month so before. अरे भाई, this has been, तुम लोग इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ते. 16 को बिल रिटायर हुआ है, मतलब उसकी ड्यू डेट 16 के बाद 1 मंथ थी. These transactions are taking place on 16th. आज 16th को ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है. तो 16th इज 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट. ऐसे आगे डिस्काउंटेड. बाकी सर इंट्रीज नहीं करनी, का बिल ड्रॉ हुआ फिर क्या हुआ, नहीं, हमें खाली वही ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है, बाकी वो हिस्ट्री की एंट्रीज नहीं पास करनी, स्टोरी नहीं बनानी हमें, ठीक है. आगे सेकंड, डिस्काउंटेड 4 मंथ एक्सेप्टेंस ऑफ कालिया. एक्सेप्टेंस ऑफ कालिया, कालिया के लिए बिल्स पेबल रहेगा, गोविंदा के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा. तो मेरी डायग्राम ध्यान देना, कालिया एंड गोविंदा, कालिया एंड गोविंदा. कालिया के लिए वो बिल्स पेबल था, गोविंदा के लिए वो क्या था? बिल्स रिसीवेबल था. डिस्काउंटेड 4 मंथ्स एक्सेप्टेंस ऑफ कालिया फॉर 15,000 विथ बैंक एट द रेट ऑफ 10%. कालिया का जो एक्सेप्टेंस हमें आया था, हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया. 16 नवंबर को हमने क्या किया? कालिया का जो एक्सेप्टेंस था 4th मंथ का, वो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया. तो डिस्काउंटिंग की एंट्री आएगी. चलो डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा. डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू, देखते हैं कितने का बिल था? 15,000 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट डिस्काउंटिंग चार्जेस है? 10% फॉर 4 मंथ्स, 4/12. With given information, I am supposed to pass the entries. So this will be 1/3. 500 rupees will be the discount. So
15,000 में से बैंक 500 एड करके 14,500 हमारे अकाउंट में डाल देगी। तो हमें किसकी एंट्री डालनी है? खाली डिस्काउंटिंग की एंट्री डालनी है। सो सेकंड, ठीक है, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, discount account debit. 2, bills receivable goes out. Every transaction is a different, don't interrelate them. Every transaction is a different. 14,500, 500 and 15,000 being Kalia's acceptance, right, discounted with the bank. ठीक है, so this is second. एवरी ट्रांजैक्शन इज अ डिफरेंट, इसकी एंट्री कर दी, ये रिटायरमेंट की एंट्री करनी थी, ये डिस्काउंटिंग की एंट्री। सर हमने कालिया को गुड सेल किए, कालिया पे बिल ड्रॉ किया, ये एंट्रीज करनी की नहीं, दोज एंट्रीज पहले हुए होंगे, हमें खाली 16 नवंबर की डिस्काउंटिंग बोला तो डिस्काउंटिंग एंट्री करनी है, नथिंग एल्स। आगे, रिसीव्ड चेक एंड 2 months एक्सेप्टेंस ड्रॉन ऑन सुदामा, एक्सेप्टेंस ड्रॉन ऑन सुदामा, सुदामा ड्रॉवी है, हम गोविंदा राइट ड्रॉवर है, फॉर ₹10,000 फॉर द बैलेंस ड्यू ऑफ 11,500। क्या लिखा है ठीक से पढ़ो, रिसीव्ड ए चेक एंड 2 months एक्सेप्टेंस ड्रॉन ऑन सुदामा फॉर 10,000, एक्सेप्टेंस कितने का है 10,000, बिल कितने का है 10,000, फॉर द बैलेंस ड्यू 11,500, हमें उससे कितना लेना था 11,500। गोविंदा was supposed to recover 11,500 from सुदामा, तो मैं यहां पे लिखता हूं सुदामा एंड गोविंदा, सुदामा एंड गोविंदा। कितना लेना था 11,500, तो 11,500 कैसे ले लिया, 10,000 का बिल ड्रॉ किया एंड रिमेनिंग 1,500 का क्या रहेगा, चेक रहेगा। ठीक है, तो गोविंदा के बुक्स में थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक, कितने का चेक लिया आपने, बोलो, आपने चेक लिया 1,500, ये एक्चुअली मिसिंग फिगर थी, आपने उस पे बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 राइट टू सुदामा, कितना 11,500 बीइंग राइट, राइट नरेशन लिखो, क्या लिखोगे, बीइंग रिसीव्ड चेक एंड 2 months एक्सेप्टेंस फ्रॉम सुदामा। ठीक है, थर्ड की एंट्री हो गई, यस। बाकी वो बिल के साथ क्या हुआ, आपको किसी ने पूछा है क्या क्वेश्चन में, आपको खाली जो ट्रांजैक्शन बोला है, जो इवेंट बोला है, वो इवेंट की एंट्री डालनी है। एंडोर्स वासुदेव एक्सेप्टेंस, वासुदेव एक्सेप्टेंस, वासुदेव के लिए बिल्स पेएबल, हमारे लिए गोविंदा के लिए रिसीवेबल। endorse Vasudev's acceptance at 60 days of 5,000 in favor of Balram and paid cash 2,500 in full settlement of his account 7,600। ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ है ये, वासुदेव का एक्सेप्टेंस जो हमें आया था, हम गोविंदा है, कितने का एक्सेप्टेंस था वासुदेव का 5,000, कितने का एक्सेप्टेंस था 5,000, ये हमने किसको दे दिया, बलराम को, तो हमें वासुदेव का एक्सेप्टेंस है, इसकी एंट्री नहीं डालनी है, ऐसे थोड़ी लिखा कि राइट एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फुल स्टॉप, एंडोर्स फुल स्टॉप, दो ट्रांजैक्शंस नहीं है, दिस इज वन सिंगल इवेंट। उन्होंने बोला है हमने बलराम को वासुदेव का एक्सेप्टेंस एंडोर्स किया, सो हमें बलराम को टोटल 7,600 रुपीज देने थे, हमने कैसे सेटल किया, हमने उसको 5,000 का बिल एंडोर्स किया, बोला बिल ले लो 5,000 का, राइट बिल्स रिसीवेबल हमने उसको एंडोर्स किया, हमने 2,500 का चेक दे दिया, सर अभी भी 100 बाकी है, इन फुल सेटलमेंट है, तो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, 7,600 पे करने थे बलराम को, बोला ये ले 5,000 का बिल, मैं तुझे इसका ओनर कर रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं, वो बोलेगा टोटल 7,600, बोलो 2 मिनट रुक, ये ले 2,500 का चेक, तो अभी तक 7,500 सेटल हो गए, वो बोलेगा 100, बोलेगा पे कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे, तो बोलता है चल 100 रुपीज का डिस्काउंट। सो अब हमें
बलराम को 7,600 सेटल करने, उसकी एंट्री आएगी, ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा नंबर 4 एंट्री. ऑल दिस ट्रांजैक्शन ऑन अ सिंगल डेट. बलराम अकाउंट डेबिट, बलराम अकाउंट डेबिट 7,600. 2, आपने बिल एंडोर्स किया, बिल रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, कितने का? 5,000. इस बिल के लिए बलराम वासुदेव के पास जाके बिल प्रेजेंट करेगा एंड होपफुली वासुदेव ऑनर करेगा. क्या होगा? कोई लेन देन नहीं. 2, आपने चेक इश्यू किया टू बैंक 2,500 एंड 100 रुपीज इज योर गेन. 7,600 के लाइबिलिटी के लिए आपने खाली 7,500 पेड किए इन फुल सेटलमेंट. इसमें आपका फायदा हो गया, गेन हो गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव 100. बीइंग right, being Vasudev's acceptance endorsed and check issued to Balram in full settlement. That's it. हो गया. बाकी सर उन बिल के साथ आगे क्या होगा, क्या, वी आर नॉट कंसर्न, बिकॉज हमें खाली उन्हीं इवेंट्स के एंट्रीज पास करने, बाकी कुछ नहीं. एंड दीज आर द आंसर. हो गया. बस हमें बाकी कुछ नहीं करना है, ये समझ लेना. ठीक है. पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक ट्रांजैक्शन को ही हम पूरी तरह से एंड तक लेके जाते थे. परचेस सेल होता था, फिर बिल ड्रॉ होता था, फिर उसके साथ कुछ एक्शन की जाती थी, वो डिसऑनर होता था, रिन्यू होता था, एंड ड्यू डेट पे या तो ऑनर होगा या उसके पहले रिटायर होगा या वो इंसॉल्वेंट होके बैड डेट्स रिकॉर्ड करते थे. एक ही ट्रांजैक्शन को हम एंड तक लेके जाते थे. नाउ देयर इज नो सिंगल ट्रांजैक्शन जिसको हमें एंड तक लेके जाना है. यहाँ पे हमें एक इवेंट की एंट्री डालनी है. समझ में आ रहा है? सो लाइक यहाँ पे फर्स्ट केस में था, राइट, अगर रिटायरमेंट होगी तो क्या एंट्री आएगी, तो रिटायरमेंट की एंट्री आ गई. सेकंड केस में डिस्काउंटिंग होगा तो क्या एंट्री आएगी, तो सेकंड में डिस्काउंटिंग. तो एग्जामिनर इससे हमें एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जज कर सकता है, कैन यू, आर यू इन पोजीशन टू पास ए एंट्री. फिर थर्ड, लाइक हमने राइट, अगर कोई हमें पे कर रहा है कैश के थ्रू, चेक के थ्रू एंड एक्सेप्टेंस के थ्रू, तो उसकी एंट्री क्या है. एंड अगर हमें किसी को पे करना है कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, एक्सेप्टेंस के थ्रू या एंडोर्समेंट के थ्रू, तो क्या एंट्री है. सो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज राइट. और फिर इसकी टोटल लेना भूलना मत, टोटल लेनी चाहिए. इवन इफ यू स्किप द टोटल विल डू, बिकॉज दीज आर नॉट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस. ठीक है. एक आप, बट बेटर इज ऑलवेज टेक द टोटल. ठीक है. इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही सब क्वेश्चंस रहेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. बहुत लोगों का डाउट रहेगा सर इसकी एंट्री डालनी क्या, उसकी एंट्री डालनी क्या. You have to read the sentence very carefully. You should read English carefully. अगर आपको वो समझ में आ गया इवेंट क्या हो रही है, बस उस इवेंट की एंट्री डालनी है, बाकी कुछ नहीं. पहले डिसाइड करो आपको किसके बुक्स में एंट्री डालनी है. यहाँ पे अगर आप देखोगे गोविंदा इज द नेम ऑफ भगवान कृष्ण, एंड ये सब बाकी चीजें कृष्ण के रिलेटेड थी, लाइक राइट, खुद कृष्णा, देन कालिया, देन ये कौन है, सुदामा, ऑल दीज आर रिलेटेड टू राइट महाभारत, आप बोल सकते हो. 38, दिस इज ट्रिब्यूट फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड टू महाभारत. आगे नाउ क्वेश्चन नंबर 39 करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 39, और आपका अटेंशन पूरा क्वेश्चन पे होना चाहिए कि मुझे क्या एंट्री पास करनी है, बाकी चीजों की एंट्री नहीं करनी है. यहाँ पे जस्ट जितना पूछा है उसकी एंट्री. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चन. किसने पिंक किया है? सर बट इन द टेक्स्ट बुक दे हैव नॉट डन द टोटल ऑफ जर्नल एंट्रीज. बट मैं बोलता हूं कि प्रेफरेबली टोटल करो. मैं आपको वही समझा रहा हूं कि यू विल हैव टाइम. पेपर में ना आपके पास मिनिमम
30 मिनट्स बचेंगे मिनिमम बोल रहा हूँ, तो 30 मिनट्स का टाइम पास करोगे क्या उधर? तो चेकिंग करो आपके पेपर की, राइट, निकालो टोटल। व्हाई टू गिव इवन ए सिंगल, राइट, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है ना पेपर, एक ही बंदा थोड़ी पेपर चेक करता है। अगर उसको मार्क्स कट करने तो कैसे भी करेगा, आपको पेपर्स भी नहीं मिलते। तो व्हाई टू गिव इवन ए सिंगल चांस, क्यों चांस देने का? अंडरस्टैंडिंग, एक थोड़ा भी स्कोप मत रखो मार्क्स कट करने के लिए। सो बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी मेटिकुलस, बहुत पर्टिकुलर रहो कि मैं एक भी चांस नहीं दूंगा। अगर जब आप ऐसे पेपर लिखोगे ना तो समझ लेना कि आपका पेपर बेस्ट पेपर है। लेट्स स्टार्ट। ऐसे करो, चाहे तो ठीक है एग्जाम में टोटल एंड में लिखो, अगर टाइम मिलता है तो टोटल बनाओ। इफ आई एम ए स्टूडेंट आई विल डेफिनेटली गो फॉर द टोटल। अगर ये सीए एग्जाम का पेपर रहेगा तो मैं बोलूंगा टोटल मत करो, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट टोटल्स, दे अंडरस्टूड। ये महाराष्ट्र बोर्ड है, प्रोफेशनल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान, बहुत डिफरेंस रहता है। आपके इसमें प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सी एग्जाम में प्रेजेंटेशन से ज्यादा कंसेप्ट एंड आंसर पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सो डिफरेंस रहता है ना, एग्जाम टू एग्जाम हमें भी चेंज होना होता है, ठीक है। सो जर्नलाइज द एंट्रीज on 21st May 2010. So all these transactions 1 to 4 are on 21st May 2010. हमें पर्टिकुलर एंट्री डालनी है इन द बुक्स ऑफ प्रधान। सो हम प्रधान है, ठीक है। सो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ प्रधान आप लोगों ने पंचायत देखी है क्या? सीरीज आई थी, देखो नेटफ्लिक्स पे, अच्छी थी। उसमें वो प्रधान था, देखो प्रधान सेवक या कुछ तो, इन द बुक्स ऑफ प्रधान, जीतू भैया की थी सीरीज, जर्नल, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ प्रधान फर्स्ट, तो हम प्रधान की एंट्री पास करें, ध्यान देना। प्रधान का एक्सेप्टेंस प्रधान के लिए बिल्स पेबल रहेगा, बाकी सबके लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा। बट किसी और का एक्सेप्टेंस प्रधान के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा, किसी और का एक्सेप्टेंस प्रधान के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा। प्रधान का एक्सेप्टेंस बिल्स पेएबल, बाकी किसी का भी एक्सेप्टेंस हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। आगे मैं वर्डिंग समझाने का ट्राई कर रहा हूं। रिन्यूड वेंकटेश एक्सेप्टेंस, वेंकटेश एक्सेप्टेंस, वेंकटेश के लिए बिल्स पेबल, हम प्रधान है हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। तो वो वेंकटेश ने जो हमें बिल एक्सेप्ट करके दिया था वो रिन्यू करना है, तो रिन्यूअल के 4 एंट्रीज आते हैं, डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एंड सेटलमेंट, ठीक है। सो रिन्यूड वेंकटेश एक्सेप्टेंस ऑफ ₹7,000 ड्यू ऑन 21st May 10। आज वो ड्यू था, वो ऑनर नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करने वाले, रिन्यू करने वाले विथ इंटरेस्ट ₹500 फॉर 2 months। वो हमें कैश में कुछ नहीं दे रहा है, तो 7,000 + 500 का नया बिल बन जाएगा। तो रिन्यूअल के 4 एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ प्रधान, डेट, पर्टिकुलर्स, राइट, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है उस इवेंट की इंट्रेस्ट क्या होती है। नाउ व्हाट इज द डेट? 21st May 2010, 2010 May 21st। उसमें दिस इज फर्स्ट, मैं फर्स्ट लिखूंगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उनका सीक्वेंस मैं यूज करूंगा आगे चल के, ठीक है। और उसमें 4 एंट्रीज डालनी है। तो ए, वेंकटेश का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ है, तो वेंकटेश ड्रॉवी था, हम ड्रॉवर थे, तो हमें वेंकटेश ने बिल दिया था, तो वेंकटेश अकाउंट डेबिट। 2, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने डिस्काउंट किया होगा टू बैंक, अगर ये हमने बिल एंडोर्स किया होगा टू एंडोर्सी, अगर ये बिल हमने कलेक्शन के लिए दिया होता तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट क्वेश्चन में ऐसे कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है, रिन्यूड वेंकटेश एक्सेप्टेंस ड्यू टुडे।
तो इस बिल के साथ उन्होंने कुछ लिखा है क्या, विच वॉज डिस्काउंटेड, विच वॉज इंडोर्स वगैरह ऐसे कुछ लिखा है क्या? नहीं, मतलब ये रिटेन रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे रिटेन्ड बिल डिसऑनर हुआ है फॉर रिन्यूअल, इसलिए टू बिल्स इज टू बिल्स इसेबल. Venkatesh Drawi account debit to bills receivable account credit being retained bill dishonor for renewal. कितने का बिल था? 7,000. अगर नोटिंग चार्जेस होते एग्जाम में आप स्किप कर सकते हो, तो एंट्री आती वेंकटेश अकाउंट डेबिट और हमें ही नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते थे बिकॉज बिल हमारे पास था, हम ओनर थे टू कैश. बट नहीं है तो यू में इग्नोर. तो सी, इंटरेस्ट, रिन्यूअल पे इंटरेस्ट लगेगा और उन्होंने इंटरेस्ट बोला है 500 रुपीज, 500 रुपीज. सो हमें वेंकटेश पे इंटरेस्ट लगाना होगा. वेंकटेश अकाउंट डेबिट 500 रुपीज. टू, इंटरेस्ट इज इनकम, हमारे लिए इनकम रहेगी, वेंकटेश के लिए एक्सपेंस रहेगा 500. ठीक है. एंड फोर्थ एंट्री डी, सेटलमेंट. इफ ही गिव्स यू कैश, कैश अकाउंट डेबिट. इफ ही गिव्स यू चेक, बैंक अकाउंट डेबिट. है क्या कुछ? नहीं, यू मे इग्नोर. He gave us new acceptance, bills receivable account debit 7,500. टू, वेंकटेश का अकाउंट क्लोज कर दो 7,500. Through this transaction, examiner had checked, can you pass the dishonor entry or no, renewal entry or no. So this is a renewal transaction. This is which transaction? Renewal. Try to understand. हम प्रधान है और ये वेंकटेश ड्रॉवी है, तो हमारे बीच में पहले प्रधान ने, हमने उसको सेल किया था वेंकटेश को, तब एंट्री बनी थी वेंकटेश टू सेल. फिर उससे हमने बिल ड्रॉ किया था, तब एंट्री बनी थी बिल रिसीवेबल टू वेंकटेश. ये एंट्रीज हो चुकी है, आज इसकी ड्यू डेट है बट ये रिन्यू हो रहा है, तो आज की एंट्रीज पास करने, रिन्यूअल के 4 एंट्रीज डाले मैंने. दिस वाज वन. नाउ सेकंड के केस में क्या हुआ देखते हैं. पढ़ो. बैंक इन्फॉर्म दैट. बैंक क्यों इन्फॉर्म करेगी आपको? दो केसेस में बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी. एक, आपने बिल डिस्काउंट किया होगा, बैंक के साथ, और बैंक को बोला कि ड्यू डेट पे बिल ऑनर होगा. ऑनर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो. तो अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता तो बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी कि बिल डिसऑनर हुआ था और हमने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, डेबिट किया है. या अगर हमने कलेक्शन के लिए बैंक को बोला होगा तो बैंक हमें इन्फॉर्म करेगी, अगर कलेक्ट करती तो हमारे अकाउंट में क्या कर देगी, डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा. अगर ड्यू डेट पे, सपोज वो कलेक्ट होता है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर ड्यू डेट पे वो बिल तो बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी और हमें क्रेडिट का मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर दैट अमाउंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर कलेक्ट नहीं होता है, ऑनर नहीं होता है, तो क्या? थैंक यू. ठीक है, मैंने बोला था बैंक
आपको दो केसेस में इन्फॉर्म करेगी। एक कब इन्फॉर्म करेगी? एक जब हमने उनके साथ बिल डिस्काउंट किया था एंड ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर होगा तब, या दूसरा जब हमने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया था एंड ड्यू डेट पे वो बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है, तब बैंक हमें इन्फॉर्म करेगी कि आपने जो कलेक्शन के लिए बिल दिया था वो डिसऑनर हुआ है, राइट? वो राइट उसने ऑनर नहीं किया। आगे नाउ जब ऐसे होता है तो बैंक हमें इन्फॉर्म करेगी, तो या तो ये डिसऑनर का रहेगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर रहेगा, या राइट बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर रहेगा। जब भी ऐसे दिखता है तो मेरे दिमाग में ये लाइक ट्यूबलाइट लग जाती है, या तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर रहेगा या कलेक्शन के लिए जो भेजा था वो डिसऑनर रहेगा। तो अब आगे बढ़ता हूं। बैंक इन्फॉर्म दैट लक्ष्मीपति's एक्सेप्टेंस, हम कौन है? प्रधान, हम प्रधान है, ठीक है। सो लक्ष्मीपति's एक्सेप्टेंस, व्हाट डू मीन लक्ष्मीपति's एक्सेप्टेंस? लक्ष्मीपति के लिए बिल्स पेएबल होगा, लक्ष्मीपति छोड़ के, मतलब हम प्रधान के लिए क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। तो मैं यहाँ पे अपनी डायग्राम निकालता हूँ। लक्ष्मीपति ने वो बिल क्या किया था? एक्सेप्ट किया होगा। किसको दिया होगा? प्रधान, बराबर। सो बैंक इन्फॉर्म दैट लक्ष्मीपति's एक्सेप्टेंस ऑफ ₹4,000 विच वॉज डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ओके, देखो वही हुआ। प्रधान ने वो बिल क्या किया था? डिस्काउंट किया था बैंक के साथ। प्रधान ने बैंक को बोला था कि ड्यू डेट पे लक्ष्मीपति आपको पे करेगा, अगर वो पे करता है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट अगर लक्ष्मीपति डिसऑनर करता है तो प्रधान विल रिकवर फ्रॉम लक्ष्मीपति एंड विल पे टू हुम? बैंक। एंट्री आ जाएगी प्रधान के बुक्स में, लक्ष्मीपति टू बैंक, राइट? बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 85। तो अब सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री 2। फर्स्ट, किसने बिल दिया था? लक्ष्मीपति ने बिल दिया था। जिसने बिल दिया था उसको डेबिट करो, लक्ष्मीपति अकाउंट डेबिट, पति अकाउंट डेबिट 2, लक्ष्मीपति अकाउंट डेबिट 2, राइट? हमने किसको बिल ट्रांसफर किया था? टू बैंक। जिसने बिल दिया था डेबिट, जिसको बिल ट्रांसफर किया था क्रेडिट। एंड दूसरी एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस, सेम एंट्री आ जाएगी, और वन में कंबाइन द एंट्री, एक ही एंट्री में आप लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्मीपति अकाउंट डेबिट, मैं जनरली अलग अलग एंट्रीज डालता हूं, टू बैंक, ठीक है। देखते हैं। सो कितने का बिल था? 4,000 एंड नोटिंग चार्जेस कितने थे? 85। सर हमने लक्ष्मीपति को गुड सेल किए होंगे, फिर बिल ड्रॉ किया गया, उसकी एंट्रीज नहीं करनी है, वो हो चुकी है। हमें खाली डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? वो आएगा ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड वाली एंट्री हो गई, यस। आगे वी वीरामनी इन्फॉर्म्स प्रधान, इससे क्लिक होना चाहिए। वीरामनी हमें क्यों इन्फॉर्म करेगा? बिकॉज हमने वीरामनी को बिल एंडोर्स किया होगा, हमने वीरामनी को बिल दिया होगा, बोला होगा कि ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर होगा, नहीं होता तो मुझे बोल। अभी ये बिल क्या हुआ होगा? एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ होगा, इसलिए वो हमें बोल रहा है। क्लिक होना चाहिए, वर्डिंग पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो ये होगा एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री रहेगी। देखो, वीरामनी informs प्रधान दैट सोनालीज एक्सेप्टेंस, सोनाली का एक्सेप्टेंस, सोनाली के बिल्स पेएबल, बाकी प्रधान वीरामनी सबके लिए बिल्स रिसीवेबल। सोनालीज एक्सेप्टेंस फॉर 7,000 endorsed to वीरामनी has been dishonored, डिसऑनर हुआ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो थर्ड, सोनाली से प्रधान को एक्सेप्टेंस आया था, प्रधान ने वो वीरामनी को राइट क्या किया था? बिल एंडोर्स किया होगा, एंड ड्यू डेट पे वो 7,000 का बिल था, वो डिसऑनर हो गया। तो प्रधान किससे लेगा? किससे रिकवर करेगा? सोनाली से। एंड किसको पे करेगा? वीरामनी को। तो प्रधान के बुक्स में एंट्री आएगी सोनाली अकाउंट डेबिट टू वीरामनी अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री आएगी? सोनाली अकाउंट डेबिट टू वीरामनी अकाउंट क्रेडिट, बिल अमाउंट 7,000। एंड नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? वीरामनी पे करेगा। तो हम वीरामनी को पे करेंगे सोनाली से लेके, तो सोनाली टू वीरामनी एंट्री रहेगी, नोटिंग चार्जेस 80। सो थर्ड, ये किसकी एंट्री है? एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री पास कर रहा है। सो उसमें भी दो एंट्रीज। फर्स्ट, सोनाली से लेना है,
सोनाली अकाउंट डेबिट, सोनाली अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? वीरामनी, वीरामनी अकाउंट, क्या स्पेलिंग है वीरामनी की? अच्छा, डबल ई, वीरामनी अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री है, सेम एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस की भी, सोनाली अकाउंट डेबिट टू वीरामनी अकाउंट क्रेडिट। बिल कितने का था? लेट मी चेक, 7,080 रुपीज नोटिंग चार्जेस, 7,000 7,000, 80 that's it. So in this example they are trying to check are you in position to pass the entry if endos will dishonor होगा तो, ठीक है। थर्ड, the last transaction, number 4, Srivastav honored his acceptance of rupees 4,900 which was deposited into bank for collection. Srivastav honored his acceptance, श्रीवास्तव ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, श्रीवास्तव के लिए क्या है? बिल्स पेबल है, हम प्रधान है, मतलब हमारे लिए क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। श्रीवास्तव ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस 4,900 व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब क्या अभी तक सीक्वेंस हुआ होगा 4, श्रीवास्तव पे हमने बिल ड्रॉ किया होगा, प्रधान है हमने वो कलेक्शन के लिए दिया होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जब हमने श्रीवास्तव को सेल किया होगा तब एंट्री बनी होगी श्रीवास्तव टू सेल, फिर श्रीवास्तव पे बिल ड्रॉ किया होगा तब एंट्री बनी होगी बिल रिसीवेबल टू श्रीवास्तव, फिर हमने वो कलेक्शन के लिए दिया होगा, उसकी एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, एंट्रीज हो चुके हैं। आज खाली या तो ऑनर या डिसऑनर की एंट्री पास करनी है एंड इट इज ऑनर्ड। सो हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू द श्रीवास्तव ड्रॉवी, पैसा लेके घर पे नहीं लेके जाएंगे, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, बैंक विल क्रेडिटर्स, हमारे पासबुक के क्रेडिट पे दिखेगा, वो डिपॉजिट कॉलम में दिखेगा। नाउ हमें बैंक को डेबिट करना होगा, हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी, राइट। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कैंसिल करना होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने का था बिल? बोलो 4,900 4,900। अच्छा, अगर बैंक चार्जेस होते इसके लिए तो ये सर्विस प्रोवाइड, कलेक्शन सर्विस के लिए बैंक को ही चार्जेस लगाती तो क्या एंट्री आती? बैंक चार्जेस टू बैंक, क्या एंट्री आ जाती? बैंक चार्जेस टू बैंक। क्लियर है? सो दिस विल बी द एंट्रीज। सो ये हमने किसके एंट्रीज डाले? हमने एंट्रीज डाले, राइट, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड हो गया। क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं, एक एक उस इवेंट की एंट्री डालनी है। If anyone has doubt, please ping me. If anyone has doubt, please ping me. ठीक है? So, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या अभी? 36, 38, 39। ठीक है, आगे। सो कभी भी याद रखना, जब भी ऐसे होता है ना, बैंक इन्फॉर्म्स यू, सम पर्सन इन्फॉर्म्स यू, तो ये डिसऑनर की एंट्रीज रहेंगे। क्लिक होना चाहिए, पढ़ोगे पूरा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा फंडा क्या है? जिसने बिल दिया उसको डेबिट एंड जिसको मैंने बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 39 डन, अब 40 पे चलेंगे। यस, 38 डन, 39 डन, 40, अच्छा 40 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान देना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस
ऑन द फॉलोइंग डेट्स. नाउ इट इज नॉट सिंगल डेट, डिफरेंट डेट्स रहेंगे, तो डेट्स के कॉलम में हम डेट्स डालते हैं. देखो पहले कैसे करते थे, डेट एक ही बार आई थी, लाइक May 21st, फिर ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4. नाउ फॉर ईच ट्रांजैक्शन देयर इज अ सेपरेट डेट, तो हम उस डेट पे एंट्री डालेंगे. ठीक है. सो क्या लिखा है पढ़ो. इन द बुक्स ऑफ वैष्णवी, हम किसके अकाउंटेंट है, वैष्णवी के अकाउंटेंट है. वी हैव टू लुक राइट फ्रॉम द लेंसेस ऑफ वैष्णवी, हमें वैष्णवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. ठीक है. आगे, ऑन 1st October 2011 श्रीकांत इन्फॉर्म्स वैष्णवी दैट. श्रीकांत हमें इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब हमने श्रीकांत को बिल इंडोर्स किया होगा और वो डिसऑनर हुआ होगा, इसलिए श्रीकांत हमें बोल रहा है. ये क्लिक होना चाहिए, नहीं तो पूरा पढ़ो. श्रीकांत इन्फॉर्म्स अस दैट नवनाथ एक्सेप्टेंस. नवनाथ का एक्सेप्टेंस, नवनाथ के लिए बिल्स पेबल, बाकी सबके लिए क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल. तो मैं यहाँ पे चेन निकालता हूँ. नवनाथ से हमने बिल लिया था, हम वैष्णवी है, और ये बिल हमने किसको दिया था, श्रीकांत को. नवनाथ से हमने बिल लिया था, हम वैष्णवी है, और वो बिल हमने किसको दिया था, राइट, श्रीकांत को. एंड इसलिए श्रीकांत हमें बोल रहा है कि नवनाथ का जो एक्सेप्टेंस था 25,000 का, एंडोर्स टू हिम, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पे 350. तो वैष्णवी क्या करेगी, नवनाथ से रिकवर करेगी. नवनाथ ने बिल दिया था इसलिए नवनाथ को डेबिट, एंड श्रीकांत को पे करना पड़ेगा बिकॉज श्रीकांत को हमने बिल ट्रांसफर किया था इन सेटलमेंट. अब श्रीकांत को क्रेडिट करना पड़ेगा, डेटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे. नवनाथ टू श्रीकांत इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. ठीक है. मैं यहाँ पे लिखता हूं नीचे, इन द बुक्स ऑफ वैष्णवी. और आपने देखा होगा जनरली मैं यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवी नहीं लिखता हूं. पहले मैं लिखता था इन द बुक्स ऑफ XYZ इंटू ब्रैकेट ड्रॉवर ड्रॉवी, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं, कभी वो ड्रॉवर भी हो सकता है, कभी वो ड्रॉवी भी हो सकता है. तो जस्ट ऐसे लिख दो, जर्नल. ठीक है. डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ठीक है. अब उन्होंने हमें ईयर दिया, देखो ईयर 11, सब ईयर देखो कब कब के, देखो 2011, 2011, 11, 11, सब जगह पे 11 है. ये भी 11 रहेगा. सो मैं ईयर एक ही बार लिख देता हूँ, 2011. ठीक है. 2011. ठीक है. अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1st October को हुआ है, October 1st को. अब 1 2 3 4 नहीं लिखना है बिकॉज हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग डेट है. ठीक है. क्या हुआ ध्यान देना. October 1st को श्रीकांत को जो हमने बिल एंडोर्स किया था, नवनाथ से लेके वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री आ गई नवनाथ अकाउंट डेबिट. जिसने बिल दिया था उसको डेबिट, नवनाथ ने बिल हमें दिया था, और हमने किसको ट्रांसफर किया था, श्रीकांत, टू श्रीकांत अकाउंट क्रेडिट. नवनाथ अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत. कितना है बिल अमाउंट बोलो, इज 25,000, 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस भी डाल सकता हूँ, कंबाइन डाल दो, 25,350, 25,000 being Navnath acceptance endorsed to Shrikant dishonored and noting charges recorded. ठीक है. नरेशन. अब बाद में क्या हुआ, ये वाला हो गया आपका, यस सर. अब सेकंड वाला डालना है. सेकंड में क्या है, पढ़ो ठीक से पढ़ो. ऑन 11th October, ठीक है, सुबोध एक्सेप्टेंस फॉर 90,000. सुबोध एक्सेप्टेंस, सुबोध के लिए, सुबोध का एक्सेप्टेंस, सुबोध के लिए क्या रहेगा, बिल्स पेएबल. बाकी सुबोध छोड़ के हम वैष्णवी वगैरह बाकी सबको क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल. 6,500 राइट was deposited into bank for collection. क्या हुआ है, ऑन 11th October को सुबोध का एक्सेप्टेंस फॉर 90 days फॉर ₹6,500, डेटेड, कुछ भी डेट रहेगी, डेटेड एंड रिकॉर्डेड ऑन 24 September 10. ये एक्चुअली बहुत
ये राइट, ये 11 होना चाहिए, यहाँ पे डेट गलत है, ठीक है। सुबोध का एक्सेप्टेंस हमें 24 सितंबर 11 को आया था। सुबोध पे हमने कब बिल ड्रॉ किया था? 24 सितंबर 11, बट हम 24 सितंबर 11 की एंट्री नहीं डाल रहे, हम एंट्री डाले 11 अक्टूबर को। 24 सितंबर को हमने बिल लिया होगा उससे, तब एंट्री आई होगी सितंबर में, राइट। बिल्स रिसीवेबल टू सुबोध 6,500 6,500। आज 11 अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं? हम वो कलेक्शन के लिए दे रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल ड्रॉ हुआ सितंबर में एंड 11 अक्टूबर को हम कलेक्शन के लिए दे रहे हैं। तो आज की एंट्री आएगी, ध्यान देना, सेकंड। सुबोध पे हमने बिल ड्रॉ किया था इन सितंबर, हम वैष्णवी है और आज हम वो कलेक्शन के लिए दे रहे हैं, तो बिल कलेक्शन के लिए देने की एंट्री आएगी। सो अक्टूबर 11 क्या एंट्री आएगी? जब हम बिल कलेक्शन के लिए देंगे तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। कोई मुझे बोलेगा सर बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आ रही है सितंबर में आई होगी ना, हम सितंबर का जनरल कर रहे हैं, अक्टूबर का कर रहे हैं, अक्टूबर, तो एक एंट्री डबल क्यों करनी है? तभी भी और आज भी डबल एंट्री हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। बीइंग सुबोध एक्सेप्टेंस सेंड फॉर कलेक्शन, कितने का था वो? बोलो, वो था 1,500 1,500, ठीक है। नहीं 6,500 6,500, सेकंड ना। नेक्स्ट, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड पढ़ो। On 15th October 2011, on 15th October 2011, Vaishnavi sold goods to Vinita. Vaishnavi, हम sold goods to Vinita 1,500 and received her acceptance for the same amount which was endorsed to Vrinda. आज तीन चीजें हुई है। हमने वैष्णवी ने विनीता को गुड्स सेल किए, बिल ड्रॉ किया एंड वृंदा को एंडोर्स किया, तो तीन एंट्रीज है। थर्ड, हम वैष्णवी हैं, हमने विनीता को गुड सेल किए, विनीता पे बिल ड्रॉ किए और बिल वृंदा को क्या किया? इंडोर्स किया। सो ठीक से पढ़ो, आपको पता चलेगा, इंग्लिश आनी चाहिए। सोल्ड गुड्स टू विनीता ऑन दिस डेट, सोल्ड गुड्स टू विनीता, तो सेल की एंट्री आएगी। रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस, इसकी एंट्री आएगी। विच वाज एंडोर्स टू वृंदा, और हम क्या करेंगे? वो वृंदा को इंडोर्स भी करेंगे। तीन हुए, तीन एक्टिविटीज हुई इस तारीख पे। सो डेट इज अक्टूबर 15। चलो करें स्टार्ट। अक्टूबर 15, एक एक। फर्स्ट, राइट, फर्स्ट एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी? ध्यान देना। वैष्णवी सोल्ड गुड्स टू विनीता, विनीता टू सेल्स, विनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड सेल किए बोलो? गुड सेल किए 1,500 1,500। फिर विनीता पे बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनीता अकाउंट क्रेडिट 1,500 1,500। फर्स्ट का नरेशन रहेगा बीइंग गुड सोल्ड टू विनीता, सेकंड बीइंग विनीता's एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एंड फिर वो वृंदा को ट्रांसफर किया, वृंदा अकाउंट डेबिट। आई है या यू? आई रहेगा ना, वृंदा, राइट। वृंदा अकाउंट डेबिट, वृंदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट 1,500 1,500। बीइंग विनीता's एक्सेप्टेंस इंडोर्स्ड टू वृंदा, दैट्स इट, इतना ही बोला है। सर आगे जाके इस बिल के साथ क्या होगा? आई डोंट नो, कुछ लिखा है क्या? नहीं तो रहने दो, यहाँ पे आके रुकना है, ठीक है। आगे ये आ गया आपका थर्ड के एंट्रीज। अब फोर्थ में क्या हुआ है पढ़ो। फोर्थ, 25 अक्टूबर को रिकवर्ड 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू, रिकवर्ड मतलब बैड डेट्स हुआ होगा, फिर पैसे आए, 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू from the private estate of Sampada who was declared as an insolvent against bill accepted by her for 8,000 which was dishonored
on 29 September 11 and noting charges paid 100. सितंबर, अब अक्टूबर में एंट्री कर रहे, 25 अक्टूबर को एंट्री कर रहे, सितंबर के एंड में शी बिकेम इंसॉल्वेंट, उसने बिल एक्सेप्ट किया था, तब वो डिसऑनर हुआ होगा बिल, एंड तब हमने नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे 100. हमें तब सितंबर में ही, क्या बोल रहा हूँ, सितंबर में ही हमने डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री डाली होगी, फिर से एंट्री नहीं डालनी है, सितंबर में ही हमने वो एंट्री डाली होगी नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर नोटिंग चार्जेस की. तब हमने एंट्री डाली होगी संपदा टू बिल्स रिसीवेबल. क्या एंट्री डाली होगी? संपदा टू बिल्स रिसीवेबल 8,000 एंड संपदा टू कैश 100 फॉर द नोटिंग चार्जेस. जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है उसी दिन डिसऑनर की एंट्री आती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सितंबर में वो इंसॉल्वेंट हुई तो सितंबर में डिसऑनर की एंट्री होगी, एंड जिस दिन डिसऑनर की एंट्री आती है उसी दिन नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री आती है. सो डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री सितंबर में हो गई. आज हम अक्टूबर में, हमें पैसे रिकवर हो रहे हैं. टोटल कितना रिकवर करना था उससे? 8,100. उसमें से 25% रिकवर हुआ, ये लिखा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज एंट्री आएगी अक्टूबर 25 को, ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद रिकवरी हुई है. अक्टूबर 25 को वी रिकवर्ड 25%. सो कैश अकाउंट डेबिट. $8,100 का 25% रिकवर हुआ. बाकी बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. 8,100 का ऑब्वियसली 75% डेबिट. 2, डोंट से बिल्स रिसीवेबल. बहुत बच्चे बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं, अरे वो तो डिसऑनर सितंबर में डाला था. 2 संपदा. $8,100. सो उसका 1/4 4 से डिवाइड करूंगा. 2,025. एक बार कंफर्म करो. 6,075. ठीक है. सो कोई बोलेगा सर आपने डिसऑनर की एंट्री नहीं डाली. डिसऑनर की एंट्री सितंबर में हुई थी. जिस दिन इंसॉल्वेंट होता है उसी दिन डिसऑनर की एंट्री आती है. तो इंसॉल्वेंट कब हुआ था? सितंबर में हुआ था. 29 सितंबर को इंसॉल्वेंट हुआ था. पढ़ो, कब इंसॉल्वेंट हुआ था? 29 सितंबर. तो 29 सितंबर को इंसॉल्वेंसी या डिसऑनर की एंट्री हुई होगी, और इट टेक्स टाइम टू रिकवर द मनी. कोर्ट में केस जाएगी, फिर उसका निकाल लगेगा, फिर पैसे आएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ चला गया, और फिर हमें 25% मिल गए. 75% हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया, इसलिए एंट्री आ गई. कैश अकाउंट डेबिट 25%, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 75% टू संपदा अकाउंट क्रेडिट 8,100. मोहित 5 मिनट देना, राइट? ये लास्ट वाला खत्म करता हूं, देन आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस. प्लीज कीप योर क्वेश्चन पेंडिंग. नेक्स्ट and the last transaction, 5th. On 31st of October, वैष्णवी मतलब हम renews her acceptance. वैष्णवी का एक्सेप्टेंस वैष्णवी के लिए क्या रहेगा? बिल्स पेएबल. मतलब बिल्स पेएबल रिन्यूअल की एंट्री डालनी है. अभी तक हम बिल्स रिसीवेबल देख रहे थे बिकॉज किसी और का एक्सेप्टेंस होता था. नाउ इन दिस एग्जांपल इट इज आवर ओन एक्सेप्टेंस. ठीक है. सो हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्या लिखा है? सो वैष्णवी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, मतलब ध्यान देना 4, हम वैष्णवी हैं, हमने किसी को एक्सेप्टेंस दिया था. ओन एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेएबल. रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस ऑफ ₹9,000 टू अरुंधति. हमने किसको एक्सेप्टेंस दिया था? अरुंधति. हमें वैष्णवी के लिए एंट्री पास करनी है. ठीक है. तो हमने बिल एक्सेप्ट करके अरुंधति को दिया था जो रिन्यू करना है. तो आज रिन्यूअल की एंट्री डालनी है. 9,000 का बिल था अरुंधति को, राइट? बाय पेइंग 4,000 चेक. 9,000 में से 4,000 का चेक दे रहे हैं, एंड एक्सेप्टिंग न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. सो 9,000 का ओवरऑल बिल था, उसमें से हम कितने का चेक दे रहे हैं? 4,000 का चेक देने वाले हैं. सो इंटरेस्ट 4,000 पे नहीं लगेगा. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? 5,000 पे, जो बैलेंस है. ठीक है. सो 5,000 पे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. कितने मंथ्स के लिए रिन्यू किया? बोलो कितने मंथ्स के लिए? 2 months.
2/12, 2/12, कितने का इंटरेस्ट लगेगा? 100. सो नोटिंग चार्जेस 0 प्लस इंटरेस्ट 100 एंड दिस विल बी द बिल अमाउंट. पढ़ो क्या लिखा है, राइट? 4,000 बाय चेक एंड एक्सेप्टिंग ए न्यू बिल for 2 months for the balance plus interest at the rate of 12% per annum. नया बिल कितने का बनेगा? यस, 100 रुपीज परफेक्ट है. नया बिल बनेगा 5,100. तो आज हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो रिन्यू करना है. तो डेट क्या है? डेट थी अक्टूबर 31st. अक्टूबर 31st. बिल्स पेएबल रिन्यू करना है. तो पहले डिसऑनर करो. अगर नई शादी करनी है तो पहले डिवोर्स ले लो. ऑन सिमिलर बेसिस एंट्री आ जाएगी. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू किसको? अरुंधति. ड्रॉवर को क्रेडिट किया जाएगा. अरुंधति, या मैं ए लिखता हूं इतना पूरा लिखने से. अरुंधति, कितना क्या बिल था? 9,000. अरे 9,000 का बिल था. अगर नोटिंग चार्जेस होते तो क्या एंट्री आती? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 0 टू अरुंधति क्रेडिट 0. फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है? 100 रुपीज टू अरुंधति अकाउंट क्रेडिट 100. सो टोटल कितना क्रेडिट हुआ अरुंधति को? 9,100. अब सेटल करो. अरुंधति अकाउंट डेबिट 9,100 में से 4,000 चेक के थ्रू देने वाले हो टू बैंक. 4,000 रिमेनिंग एक्सेप्टेंस टू बिल्स पेएबल 5,100. दैट्स इट. एक सेकंड, लेट मी चेक. बराबर है क्या मेरा अमाउंट? यस, 5,100 आ गया. सर इस बिल के साथ क्या हुआ आगे जाके? आई एम नॉट बॉदर्ड. मुझे कुछ लिखा है क्या उन्होंने? नहीं. ठीक है, आगे क्लियर है. सो दीज आर द एंट्रीज. ठीक है, जिनको कॉपी करना है जल्दी कॉपी करो. कॉपी पेस्ट वाले बच्चे जल्दी करो. सो दीज आर द एंट्रीज. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज रिलेटेड टू, राइट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? इंडोस बिल डिसऑनर की एंट्री थी. इंडोस बिल डिसऑनर की एंट्री, बराबर ना? सेकंड वाला क्या था? कलेक्शन को जो बिल भेजा था वो डिसऑनर हो गया. कलेक्शन को जो बिल भेजा था वो डिसऑनर नहीं, बिल कलेक्शन के लिए भेजा. सॉरी, डिसऑनर नहीं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल. थर्ड वाली एंट्री क्या थी? कि विनीता को सेल किया, उससे बिल ड्रॉ किया और वृंदा को एंडोर्स किया. फोर्थ वाला क्या था? कि संपदा पहले इंस्टॉलमेंट हुई थी तब बिल डिसऑनर हुआ था, आज हमें उससे 25% आ गए. तो आज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की एंट्री आ गई. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संपदा. एंड द लास्ट वन क्या है, राइट? हमने क्या हुआ था? हमने एक्सेप्ट किया था, वो हमें रिन्यू करना है. लिखा है वैष्णवीज एक्सेप्टेंस, तो क्लिक होना चाहिए. हमारा खुद का एक्सेप्टेंस क्या रहेगा? बिल्स पेएबल. और रिन्यू करना है तो बिल्स पेएबल रिन्यूअल की एंट्री डालनी है. ठीक है, एंड आई थिंक राइट ये क्लियर रहेगा आपको. सो किसके डाउट्स है तो आई विल बी टेकिंग दोस डाउट्स. मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं.